वो तेरी और रहने को रहना, रुके ना रुके नैना। कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन और वारंटी। कंडीशन कंपलसरी है और वारंटी कोलैटरल है। इससे क्या समझ आता कि कंडीशन कोलैटरल, ये कंडीशन कंपलसरी है और वारंटी कोलैटरल है? हम्म। 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 तो वो ठीक है, बट हाउ कैन यू जस्टिफाई कि कंडीशन कंपलसरी रहती है और वारंटी ऑप्शनल रहती है? वो तो कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं आप। कॉन्सिक्वेंसेस हो गए वो भी। देखो एग्जांपल सुनो। मेरे को एडमिशन लेना था बीकॉम में। ठीक है। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। एक डॉक्यूमेंट था फोटो, दूसरा था सिग्नेचर, तीसरा था, हाँ, मार्कशीट काय की, पास है क्या, 12th की। फिर एक और मार्कशीट 10th की, है ना। फिर उन्होंने नीचे लिखा आइडेंटिटी प्रूफ। तो वो बोले आइडेंटिटी प्रूफ में आधार सबमिट करो या तो फिर पैन कार्ड सबमिट करो। ऑप्शन दे दिया। ये पूरा क्या है? कंडीशन है। पूरा ये कंडीशन है सारे, क्योंकि ये सारे क्वालिफिकेशन है जो आपको कंपलसरीली फुलफिल करने पड़ेंगे। लेकिन वारंटी कहाँ है? ये यहाँ पर वारंटी छुपी हुई है अंदर। क्यों? ऑप्शन मिला ना। आधार कंपलसरी है क्या? नहीं। आधार नहीं है तो क्या सबमिट कर सकते हैं? पैन कार्ड नहीं है तो मान लो ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट कर सकते हैं आप। समझा? तो तीन चार डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ का काम कर रहे हैं। तो तीन चार डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी सबमिट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ये जब ऑप्शनल हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ ये कंपल्शन है कि कोई ना कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ देना कंपलसरी है। लेकिन कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ देना है इस पे कोई कंपल्शन नहीं है, तो वो क्या हो गया? वारंटी। कुछ समझा क्या? पक्का? फिर क्या हुआ कि एक मेरे साथ में और एक मेरा फ्रेंड था, उसको भी बीकॉम में एडमिशन लेना था, लेकिन वो ठहरा आउट ऑफ स्टेशन वाला, बाहर गाँव का। ठीक है। वो भी बोले सर देखो मेरे पास में फोटो है, साइन तो मैं कर दूंगा, 12th की मार्कशीट है बोले, और आइडेंटिटी प्रूफ है, 10th की मार्कशीट मैंने लाया नहीं। समझा? तो उसको फिर काउंटर पे सर ने बोला एडमिशन नहीं होता बोले तेरा। बोले सर क्यों? बोले ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, ये सारे सबमिट करने पड़ेंगे। फिर उसने थोड़ा सर से झगड़ा, झगड़ा बोले तो आर्ग्यू कर लिया। बोले सर एक लॉजिक। बोले सर जब मैं 12th की मार्कशीट सबमिट कर रहा, तो ऑब्वियस बात है ना कि मैं 10th पास हूँ। तो सर सोच में पड़ गए। अब बोले नहीं बात तो सही है ये, कि जब ये 12th की मार्कशीट सबमिट कर रहा है तो 10th तो पास होगा ही, ऑब्वियस बात है ना, बहुत ही, है ना। हाँ। तो सर कन्विंस हो गए। सर ने बोला ठीक है, एक काम कर, तू 10th की मार्कशीट रहने दे। क्या बोला? 10th की मार्कशीट रहने दे। उसको एक्सक्यूज दे दिया। वहां पर सर ने कंडीशन को ट्रीट किया वारंटी जैसा। 10th की मार्कशीट एक कंडीशन थी कि नहीं थी? मेरे को माफी मिली क्या? नहीं। लेकिन उसको मिल गई 10th की मार्कशीट से, एक्सक्यूज मिल गया, हाँ मिल गया। तो अपनी ही डाली हुई कंडीशन को उन्होंने कैसे ट्रीट किया? वारंटी जैसा ट्रीट किया। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि कंडीशंस कंपलसरी रहती है और वारंटी ऑप्शनल। वारंटी कोलैटरल बोलते हैं, मतलब ऑप्शनल है,
मतलब नॉट कंपलसरी है, लेकिन कंडीशन का फुलफिलमेंट कंपलसरी है। तो कंडीशन को दूसरा नाम क्या है? क्वालिफिकेशन, ये दूसरा नाम है। और एक नाम है कंडीशन, जिसको आप जानते हो इस नाम से, टर्म्स एंड कंडीशन। समझा क्या? पक्का? कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपको अगर लॉगिन करना है तो आपको आई अग्री पे टिक करना कंपलसरी है। जब तक आप आई अग्री पे टिक नहीं करते वो आपको लॉगिन का ऑप्शन शो करता ही नहीं। क्यों ऐसा? आई अग्री पे टिक करना कंपलसरी है। समझ आया? वो मैंडेटरी है। तो एक और वर्ड मिल गया, मैंडेटरी, दैट इज कंपलसरी। ये समझ गया? तो अब अपन बात करें सेल्स ऑफ गुड्स की। इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कंडीशन और वारंटी। कंडीशन और वारंटी, ठीक है? इसमें कंडीशन का मतलब क्या है कि सेलर या तो बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई ना कोई कंडीशन डाली हो। तो हो सकता सेलर ने डाली होंगी तो बायर को फुलफिल करना पड़ेगा, बराबर है? और एक और चीज हो सकती, कंडीशन डाला होगा बायर ने तो सेलर को फुलफिल करनी पड़ेगी। पॉइंट समझा? समझा ना? अगर फुलफिल नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर सकते, ऑटोमेटिकली वो ब्रीच भी ट्रीट हो सकता, क्योंकि कंडीशन का नॉन फुलफिलमेंट है। समझा? कल भी समझाया था मैंने कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में, क्या कि ऑफर देते वक्त आप चाहे जितनी कंडीशंस डाल सकते हो। तो एक्सेप्ट क्या हो रहा? सिर्फ ऑफर हो रहा नहीं, ऑफर प्लस कंडीशंस, ये दोनों भी चीजें एक्सेप्ट हो रही। सिर्फ ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ऑफर के साथ साथ में कंडीशंस भी एक्सेप्ट की जा रही है। तो परफॉर्मेंस किसका होगा? सिर्फ ऑफर का नहीं, परफॉर्मेंस होना चाहिए कंडीशन का भी, और ऑफर का तो ऑब्वियस बात है। समझा ना? परफॉर्मेंस काय का आएगा? कंडीशन का भी और ऑफर का भी। एक और चीज बताई थी कि कंडीशन का परफॉर्मेंस ऑफर के परफॉर्मेंस से पहले होना चाहिए। याद है? पर्पस बाद में फुलफिल होता, पहले कंडीशंस फुलफिल होती। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कंडीशन पर्पस के बाद चला जाए तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, नो वैल्यू। उस कंडीशन का कोई वैल्यू बचा ही नहीं। क्यों? मेन पर्पस ही परफॉर्म हो चुका है। याद आया? देखो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस क्या है? ऑफर, ऑफर के अंदर कंडीशन, कंडीशन और ऑफर का क्या होता? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद क्या होता? हाँ वो ठीक है, तो होता परफॉर्म, राइट? लेकिन परफॉर्मेंस में भी दो चीजें हैं, पहले परफॉर्म होती कंडीशन, फिर परफॉर्म होता, मतलब ऑफर बोले तो मेन पर्पस। तो इससे एक और बात समझ में आ गई, क्या? मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट देन कंडीशन। जैसे मेन पर्पस वाज डिफरेंट देन इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में। याद आया? पर्पस अलग, इवेंट अलग, ठीक है? तो वैसे ही मेन पर्पस इज डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन। कंडीशन सर मेन पर्पस से जुड़ी हुई है, कंडीशन मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस क्या है सर? गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ये मेन पर्पस है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो यहाँ पर मेन पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? बेचना, दैट इज सेल ऑफ सम गुड्स। क्लियर? पक्का? उस दिन पढ़ा था ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? गुड्स। गुड्स इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज द मेन पर्पस? सेल ऑफ गुड्स। समझा? लेकिन उससे जुड़ी हुई होती हो सकती है कुछ कंडीशंस। ये समझा? पक्का? क्लियर है? देख लो तो डिफरेंस कंडीशन का और वारंटी का। एक डिफरेंस तो सिंपल है, कंडीशंस आर कंपलसरी और वारंटीज आर नॉट कंपलसरी।
पॉइंट 2, कंडीशंस हमेशा फुलफिल होनी चाहिए और वारंटीज, इसका मतलब वारंटीज आर कोलैटरल, राइट, एंड कंडीशंस आर स्टिपुलेशंस। सर ये वर्ड पहले आ चुका है, हमको समझा नहीं था। स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब होता ऐसी चीजें जो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है वो भी, इसके लिए उसको बोलते हैं स्टिपुलेशंस। क्या बोलते हैं? मतलब ऑफरर ने या सेलर ने या बायर ने बोलो, कहीं ना कहीं स्टिपुलेशन किया है। समझा क्या? समझ आ गया? पक्का? अब नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड आता जहां पर आपने ऊपर ये पढ़ा, क्या ये 10th की कंडीशन का उसने क्या ट्रीट किया, उसको वारंटी जैसा थी। वो क्या कंडीशन? परफॉर्म करना कंपलसरी था, राइट, लेकिन परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया। कन्विंस हो गए थे ना सर वो खिड़की वाले, तो उन्होंने क्या किया? वारंटी ट्रीट किया उसको। समझ आया? बोले अब 10th की मार्कशीट मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। और मेरे को क्या बोला था? लानी ही पड़ेगी 10th की मार्कशीट। तो अब दोनों में ऐसा फर्क क्यों? तो एक को ट्रीट किया कंडीशन और दूसरे के साथ ट्रीट किया उसी चीज को वारंटी जैसा। समझ आया? पक्का? देखो, जिस नेचर का हमने पढ़ा यहाँ पर एग्जाम्पल, उसके हिसाब से जब मैंने यहाँ लिखा था तो वो क्या था? कंडीशन थी, कंपलसरी है, लाना ही पड़ेगा। लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के उन्होंने क्या कर दिया? ये कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर दिया। कंडीशन को वारंटी ट्रीट करने का मतलब क्या बनता? इसका मीनिंग क्या है? कि आपने अपनी ही डाली हुई टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा सा ढील छोड़ दिया। बोले ठीक है, परफॉर्म हुई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। मैंने तुमको बोला था कि कम से कम 2 बार डिफरेंस बिटवीन लिख कर लाना। किसी पर्सन ने एक ही बार लिख कर लाया, मैंने बोला चल ठीक है, एक बार तूने घर से लिख कर लाया, एक बार यहाँ लिख कर दे दे, कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं जैसी मैंने बोल दिया तो मैंने अपने ही कंपलसरी किए हुए होमवर्क को वारंटी जैसा ट्रीट किया। अभी समझा क्या? सो कंडीशन इज बीइंग ट्रीटेड एज वारंटी, अ कंपल्शन इज देन नेगोशिएटेड। एक कंपल्शन को आपने थोड़ा सा नेगोशिएट कर दिया। नेगोशिएट कर दिया मतलब उसको थोड़ी सी ढील दे दी। ढील दे दी मतलब उसको थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया कि अब वो परफॉर्म करना, करना है कर, नहीं करना है मत कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर नहीं होगा। समझा क्या? कंडीशन के नॉन परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट पर असर होगा। कंडीशन के नॉन परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट पर असर होगा, लेकिन वारंटी के नॉन परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर। कुछ समझ आया क्या? कैसे सर? तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सर कंडीशन पहले परफॉर्म होनी चाहिए और फिर परफॉर्म होगा मेन पर्पस, राइट। तो सर अगर आपने कंडीशन ही परफॉर्म नहीं की तो यही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? मतलब यहां हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। समझ आया? पक्का समझ आया क्या? सर अभी तक तो हम मेन पर्पस पे पहुंचे ही नहीं, पहुंच भी नहीं सकते। क्यों? तुम्हारा कंडीशन का नॉन फुलफिलमेंट या कंडीशन का नॉन परफॉर्मेंस, इस एक्शन ने सामने वाली पार्टी के दिमाग पर एक इंप्रेशन छोड़ दिया। क्या? बोले ही इज नॉट विलिंग टू परफॉर्म। याद आया क्या कुछ? विलिंग टू परफॉर्म, विल टू परफॉर्म, 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया है। समझा क्या? तो कंडीशन को परफॉर्म ना करना is somewhere making an impression कि you are not willing to perform the main purpose of the contract। मतलब in short तुम क्या कर रहे हैं? breach of contract, ऐसा मान लिया जाएगा। तो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता? रिसाइंड हो सकता, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता कैंसल। क्या हो सकता? क्या हो सकता? मतलब रिसाइंड हो सकता। लेकिन वारंटी अगर फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसाइन नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कैरी ऑन होगा। हाँ, आप क्या कर सकते? डैमेजेस क्लेम कर सकते आप।
डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। देखो अभी पहले बता दूं रिसाइंड का मतलब क्या है, ये ध्यान से देखना क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कुछ गुड्स को लेकर, ठीक है। ए सप्लायर था, ए सप्लाई करने वाला था गुड्स, लेकिन एक कोई कारण से गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कौन कर रहा? ए ब्रीच कर रहा, ए डिफॉल्टर है। ए ने प्रॉमिस किया था मैं गुड सप्लाई करूंगा, बी ने प्रॉमिस किया था मैं पैसे दूंगा, लेकिन ए ने ही गुड सप्लाई नहीं की है, तो ए के पार्ट से ब्रीच हुआ है, तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट इज बी। अग्रीव्ड कौन है इसमें? बी, जिसके साथ बुरा हुआ है। किसके साथ बुरा हुआ? बी के साथ बुरा हुआ, तो बी क्या बन गया? अग्रीव पार्टी। तो अग्री पार्टी के ऑप्शन पे क्या रहता? वॉइड एबल। दो वर्ड्स है, वॉइड और दूसरा एबल। अगर वॉइड होता तो एबल वर्ड लिखते थे क्या? नहीं। अभी भी कुछ ना कुछ इसके अंदर थोड़ा सा जान बाकी है। जान बाकी है का मतलब क्या है? इसको अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम फुलफिल कर सकते हैं, इसके लिए वो लोग लिखते वॉइड एबल। अगर उनको दिख गया कि कोई जान नहीं बची अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या लिखते थे? सीधा एबल कट जाता था, वो सीधा क्या लिखते थे? वॉइड। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? इतना समझ गया? तो वॉइड एबल में कितने ऑप्शन मिलते हैं? दो। कौन से दो? एक तो कॉन्ट्रैक्ट को बना सकता वो वैलिड, या तो कॉन्ट्रैक्ट को बना सकता वो कौन सर? अग्रीव्ड पार्टी। समझा? अग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकता, या तो अग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता। समझ आया? और जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, टू रिसाइन, टू रिसाइन मीन्स टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, क्योंकि वो चाहता क्या है? नहीं चाहिए बोले अब परफॉर्मेंस, तूने पहली बार मन खट्टा कर दिया मेरा, अब नहीं होना बोले परफॉर्मेंस, अब जा बोले तू, अब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मेरे को जो डैमेजेस हुए हैं वो पे कर और कॉन्ट्रैक्ट को यहीं खत्म कर। अब मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन भी हो सकता, प्लस आप क्लेम कर सकते। ये समझ गया क्या? कहाँ पर? वॉइड वाले सीन में। ये समझ गया? तो इन शॉर्ट ये वॉइड वाला सीन किधर का है? कंडीशन का है। कहाँ का है? कंडीशन। सर्कल कर देते उसको इधर, ठीक है। तो कंडीशन में रिसाइन भी कर सकते और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते, लेकिन वारंटी के केस में ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेमेबल है, रिसाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पर रिसाइन पॉसिबल नहीं है? वारंटी भी तो कहीं ना कहीं कुछ तो सर उसके अंदर ठोस बात होंगी, जब भी तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया ना। कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये यहाँ पर दिखा क्या ब्लू कलर में? क्या किया था अपन ने? आधार या तो पैन, आधार कार्ड या तो पैन कार्ड, या तो आ गया ना, और ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन मिल गया ना, वहां पर ऑलरेडी तुमने उसको डील दे चुके हो। अभी समझा क्या? पक्का? तो ये और लिखना इटसेल्फ इज गिविंग एन इशारा। इशारा क्या है? कि ये कंडीशन नॉर्मल है, फुलफिल की तो भी चलेगा, नहीं की तो भी चलेगा। सर अगर ऐसा ऑप्शन है कि फुलफिल की तो भी चलेगा, नहीं की तो भी चलेगा, तो सर ये कंडीशन नहीं है, ये क्या है? ये वारंटी है। समझ गया? तो अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई वारंटी मेंशन की भी है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें लिखी और इसमें मैंने दो वारंटीज मेंशन की हुई है, तो वारंटीज अगर फुलफिल हुई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वारंटीज फुलफिल नहीं भी हुई, नॉट फुलफिल्ड, नहीं भी फुलफिल हुई तो चलता, लेकिन सर यहाँ पर डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे। समझा क्या? तो वारंटीज के नॉन फुलफिलमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, तो असर नहीं होता।
किस पर? कॉन्ट्रैक्ट पर। ना ही तुम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोल सकते ना वॉइडेबल, अगर वारंटी ब्रीच हुई है तो। लेकिन अगर गलती से भी कंडीशन ब्रीच हुई है तो कंडीशन रहती कंपलसरी, तो आप इसको ट्रीट करोगे सीधा वॉइडेबल। क्या ट्रीट करेंगे सर? वॉइडेबल क्यों? ब्रीच है, और ब्रीच हमेशा वॉइडेबल रहता। समझा क्या? वॉइड एबल ट्रीट करेंगे। तो वॉइडेबल में सर कितने ऑप्शन मिलते हैं? पढ़ा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, वैलिड और वॉइड। कितने ऑप्शन मिल रहे हैं? वैलिड और वॉइड। इसमें से अपन कौन सा सिलेक्ट करें? मेरे को नहीं चाहिए, मैंने बोला कैंसिल। कैंसिल बोले तो टू रिसाइन, टू रिसाइन मतलब वॉइड। और अगर मैं थोड़ा मर्सीफुल आदमी हूँ, मतलब थोड़ा दया भाव है मेरे अंदर, तो मैं बोलूँगा चल कोई बात नहीं, गलती हो गई तेरे से, एक काम कर, थोड़ा टाइम और ले ले और परफॉर्म कर देते। तो मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना रहा? वैलिड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ये क्लियर? लेकिन ये किसके ऑप्शन पे है? मेरे। क्यों? कंडीशन मैंने डाली थी, फुलफिलमेंट करना सामने वाली पार्टी का काम था, और उसके नॉन फुलफिलमेंट के वजह से मेरे को दो ऑप्शन मिल गए, इधर टू कैंसिल, इधर टू परफॉर्म। क्लियर अभी? पक्का? तो कंडीशंस आर कंपलसरी, वारंटीज आर नॉट कंपलसरी। कंडीशन के नॉन फुलफिलमेंट से क्या असर होता? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, लेकिन वारंटी के नॉन फुलफिलमेंट से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, सिर्फ डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए और बी ने 1 अप्रैल को एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिख दी है, ठीक है, ऑलरेडी लिखी हुई है। इन बातों में उन्होंने कुछ कंडीशंस भी डाली और कुछ वारंटीज भी डाली। समझा क्या? लेकिन 1 तारीख को जब रात को ए सोया रात को, तो उसको थोड़ा टेंशन आया। बोले यार है ना, ये जो चीजें मैंने वारंटीज में डाली वो मैंने डालना चाहिए था कहाँ? कंडीशन में डालना चाहिए था। बोले तो उसने 2 अप्रैल को बी को उठ के कॉल किया। बोले देख बी, ये जो वारंटीज है ना, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने वारंटीज डाली है वो कंडीशन का काम करे, मतलब कंपलसरी हो जाए। बी बोले ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। समझा क्या? तो वर्ड है चेंज। क्या है? चेंज। और चेंज ये नॉर्मल इंग्लिश वोकैबलरी है। लॉ की वोकैबलरी 2 वर्ड्स बताती, एक रैटिफिकेशन और दूसरा रेक्टिफिकेशन। ये 2 वोकैबलरी टर्म है। रैटिफिकेशन मीन्स टू add and rectification means to add or to remove। ठीक है, मीन्स टू ऐड और टू रिमूव। यहाँ पे ए क्या चाहता है? रेक्टिफाई करना चाहता है। कैसे? वारंटी से चीजें हटाकर कंडीशन में डालना चाहता है। तो ऐड भी हो रहा और रिमूव भी हो रहा। रिमूव कहाँ से होंगे? वारंटीज में से, और ऐड किधर हो जाएगा? कंडीशन में। ये समझ आया क्या? लेकिन इसकी एक दिक्कत है, चेंज में 2 दिक्कतें। क्या 2 दिक्कतें? चेंज या तो हो सकता म्यूचुअल, या तो हो सकता बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझा क्या? कब हो सकता? बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले आप चेंज कर सकते हो। वहाँ चेंज नहीं बोलेंगे उसको अपन, वहाँ बोलेंगे कि जितनी चाहे उतनी कंडीशंस आप डाल सकते हो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले होना चाहिए। इसका इजीएस्ट एग्जांपल क्या है? एक कंपनी है जो मार्केट में अपने शेयर्स बेचना चाहती है, और सबको पता है शेयर बेचने के लिए देना पड़ता प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता जनरल पब्लिक को, राइट? जनरल पब्लिक। अब प्रोस्पेक्टस एक बार आपने लिख करके इशू कर दिया, तो क्या इस प्रोस्पेक्टस में आप बाद में चेंजेस कर सकते हो? इशूड प्रोस्पेक्टस है, हाँ? तो इशूड प्रोस्पेक्टस के बाद में आप चेंज कर सकते क्या? नहीं। एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी, फिर तो मैं अपने
ठीक है, आपकी या वॉटेवर, किसी की नहीं सुनता मैं क्योंकि वो कमिटमेंट है। और कमिट कब हो गया? जिस दिन मैंने इशू कर दिया तब हो गया वो कमिट। अगर ऐसा हुआ होता कि मैंने प्रोस्पेक्टस बना के अपने ड्रॉवर में रखा है तो मैं चेंजेस कर सकता था। क्यों? अभी तक के मैंने इशू किया क्या? पब्लिक ने पढ़ा क्या? नहीं। समझ आया? न्यूज़पेपर एक बार जो चला गया प्रिंट होके, अब चेंजेस पॉसिबल है? कब तक कर सकते? लेकिन जब तक वो अपने गोडाउन में पड़ा है तब तक के चेंजेस कर सकते हैं उसमें। लेकिन एक बार प्रिंट होके जो पब्लिक के हाथ में चला गया, अब कोई चेंज करना पॉसिबल नहीं है। जो छप गया पब्लिक वो ही मानेगी। समझ आया? तो ऐसे ही रहता कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशन का, कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया मतलब ऑफर हो गया एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस के बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो सर चेंज कब तक के कर सकते या कहां तक चेंजेस पॉसिबल है? चेंज पॉसिबल है बिटवीन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इस बीच आप चेंजेस कर लो चलेगा, क्योंकि वो चेंज होगा एक्सेप्टेंस से पहले। समझा ना? चलेगा? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर अगर मेरे को वारंटी को कंडीशन ट्रीट करना ही था तो ये मैंने पहले करना चाहिए था। तो बी क्या बोलेगा ए को? अगर तेरे को ये करना था तो तूने ये पहले बोलना चाहिए था। अब साइन हो चुकी, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, और मेरी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है इसमें चेंजेस करने की, तो इसमें चेंज करना फ्रॉड होगा। अगर तूने अपने मन से कोई भी चेंजेस किए बिना मेरा कंसर्ट लिए, बिना मेरे से पूछे, तो फिर तो इसके लिए फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। समझ आया क्या? कंपनी ने एक बार प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद अगर प्रोस्पेक्टस में चेंजेस किए तो कंपनी पे सीधा 447 लगता। सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉड का सेक्शन है, सीधा फ्रॉड का इल्जाम लगता। कितनी पेनल्टी है सर? 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। इतनी पेनल्टी लग सकती है, मतलब जितने का फ्रॉड है उससे 10 गुना ज्यादा की पेनल्टी लगाई जा सकती है। समझ आया? तो बड़ी पेनल्टी है। तो ऐसा करना जुर्म है, क्राइम है। कुछ समझ आई बात? तो इवन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वारंटी को कंडीशन बनाना भी क्या रहेगा? क्राइम। समझा क्या? अब देखो, पतंग उड़ाए कभी? पतंग उड़ाए ना? पतंग उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता? मांझा लाना पड़ता। बराबर ना? ऐसा रहता। पतंग किसकी? मेरी। मांझा किसका? मेरा। कैची किसकी? मेरी। मैं काटू कि उड़ाऊ, किसका प्रॉब्लम? मेरा। समझ आया? तो ये पतंग बोले तो क्या? कंडीशन। समझा क्या? किसने डाला? मान लो सेलर ने डाला। तो अभी बोला ना, मांझा किसका? सेलर का। पतंग किसकी? सेलर की। कैची भी किसकी? सेलर की। काटे, उड़ाए, कुछ भी करे, जला, कुछ भी कर, वो किसकी मर्जी है? क्योंकि वो पतंग किसकी है? सेलर की है। तो वैसे ही ये कंडीशन किसने डाली थी? सेलर ने। तो सेलर इस कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकता है, बायर नहीं कर सकता। बायर पूछ सकता है, क्योंकि इस कंडीशन किसने डाली थी? वो सेलर ने डाली थी। तो बायर सिर्फ पूछ सकता। कंडीशंस क्वालिफिकेशन की डाली थी कॉलेज ने, तुम एज ए स्टूडेंट जाकर उनसे सिर्फ पूछ सकते, सर ये वाली चीज नहीं रहेंगी तो चलेगा क्या? तुम उनको पूछ सकते। वापस ये चीज किसके कोर्ट में चली गई? कॉलेज के। कॉलेज डिसाइड करेगा करना है ऐसा या नहीं करना है। मतलब उस क्वालिफिकेशन को कंडीशन जैसा ट्रीट करना है या फिर नहीं करना है, ये डिसाइड करेगा कौन? कॉलेज। बात समझ आई क्या? पक्का? तो जो कंडीशन डालता है वो उसको वारंटी ट्रीट कर सकता है। कंडीशन डालने वाला वारंटी ट्रीट कर सकता उसको, कंडीशन एक्सेप्ट करने वाला नहीं। समझ गया? तो अगर सर बायर ने कंडीशन डाली होती तो बायर चेंज कर सकता उसको, सेलर। समझ आया?
सर अगर सेलर ने कंडीशन डाली होती तो सेलर उसको वारंटी जैसा ट्रीट कर सकता, बायर नहीं। क्लियर है? तो इससे अगेन एक बात सीखने मिल गई सर, क्या? अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी बट अ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन। ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। एक क्वेश्चन है मेरा, अब तुमको सब वर्ड समझ में आते, ब्रीच वर्ड समझ में आता, कंडीशन भी समझ गया, वारंटी भी समझ गया। सवाल ये है कि क्यों है ऐसा कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ट्रीट कर सकते एज ब्रीच ऑफ वारंटी? बताएंगे आप ऐसा क्यों है? बोल। कुछ और? देखो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट करना चाहते हो वारंटी जैसा। तो पॉइंट समझो कि क्या ब्रीच हुआ है, कंडीशन ब्रीच हुई है। अगर कंडीशन ब्रीच हुई है तो मेन पर्पस परफॉर्म हो सकता कि नहीं? नहीं हो सकता। क्यों? कंडीशन फुलफिल नहीं की। और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करता? अनविलिंगनेस टू परफॉर्म। मतलब सीधा सीधा क्या ट्रीट कर रहे हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कंडीशन ब्रीच हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने का चांस है, मगर सेलर नहीं चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो। तो सेलर अपनी ही डाली हुई कंडीशन को क्या ट्रीट करेगा? समझा क्या? एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों गए थे एडमिशन करवाने। हमने पूछा सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने हमको लिस्ट दी। लिस्ट तुमको पता है क्या है? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, मैंने फटफट निकाले, सर को सबमिट कर दिए। पर मेरे फ्रेंड ने जब चेक किया तो उसके पास में 10th की मार्कशीट गायब थी, तो वो डायरेक्ट वहां से यू टर्न मार के जा रहा। फिर अंदर से खिड़की वाले सर ने उसको बोला, अरे बोले क्यों, किधर हो गया, क्या जाओ, क्या हो गया, क्या इधर 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 इधर, बोले क्या हो गया, क्यों जा रहा? बोले सर आपने जो लिस्ट दी मेरे पास में वो सारे हैं नहीं डॉक्यूमेंट्स। तो बोले, सर बोले तो क्या हो गया? बोले सर पर लगेंगे ना आपको, तो एडमिशन करवाने के लिए सब लगेगा, आप एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहेगा तो आप थोड़ी लेंगे एडमिशन मेरी। सर ने बोला, सोचा, बोले कॉलेज के पास वैसे एडमिशन कम है, पैसे कम आ रहे हैं, अगर ये एडमिशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से वापस चली गई तो पैसों की भी नुकसान होगा। तो सर ने दिमाग में क्या सोचा, एक काम करते, एक्सक्यूज दे देते। ठीक है ना, चलता। बोले 10th की मार्कशीट सबमिट नहीं भी किया तो चलेगा। समझ आया क्या? क्योंकि सर क्या चाहते थे, एडमिशन वापस नहीं जानी चाहिए। मतलब अगर ऐसा सेलर करे तो सेलर क्या चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टूट ना जाए। तो इसके लिए सेलर क्या करेगा? बोले ठीक है ना बायर, कोई बात नहीं, तूने कंडीशन ही तोड़ी ना, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, अपन देख लेंगे क्या करना है, तू अभी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस फुलफिल कर। क्योंकि सेलर ब्रीच नहीं चाहता है, परफॉर्मेंस चाहता है, ये उसके इंटेंशन है। समझ आया? तो जैसे कॉलेज वाले का इंटेंशन क्या था कि वो क्या चाहता है, एडमिशन वापस नहीं जानी चाहिए, चाहे फिर मुझे अपनी ही डाली हुई कंडीशन को ट्रीट करना पड़े वारंटी जैसा। तो सर ने ठीक यही किया। सर ने बोला 10th की मार्कशीट नहीं भी है तो चल जाएगा, मैं चला लूंगा, तू टेंशन मत ले, तू एडमिशन ले, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कर। समझ आया? पक्का? सो अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बट अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। बोले सर ऐसा क्यों? तो सुनो, अब हम इस दफा गए 3 लोग, कितने? 3। पक्का? हाँ। एक मैं, एक मेरा दोस्त, और एक उसका दोस्त। ठीक है? तीनों के कास्ट अलग अलग है। ठीक है? देखो मैं एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा, तो मैं कोई कास्ट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन तीनों अलग अलग कास्ट के। समझ जाओ कि एक पहले दो जो पर्सन है वो ऊंची कास्ट के हैं, और जो तीसरा है वो थोड़ा निचली कास्ट का है, इंफीरियर है। ठीक है? क्या हुआ, हम तीनों गए कॉलेज में। मैं
और मेरे दोस्त ने 10th की मार्कशीट नहीं लाए थे, तो सर ने बोला कोई बात नहीं, चल जाएगा। समझा क्या? तो तीसरे वाला ये देख के खुश हो गया, जो निचली जात का है, निचली इंफीरियोरिटी कास्ट का है, वो खुश हो गया, बोले अपने को भी नहीं लगेगा, बोले फिर तो 10th की मार्कशीट इनको भी नहीं अलाउ की, बोले मेरे को भी नहीं लगेंगी, है ना। तो फिर पहले मेरा नंबर आया, मेरा एडमिशन हो गया। फिर मेरे फ्रेंड का नंबर आया, उसका भी एडमिशन हो गया। फिर हम रुके तीसरे वाले के लिए। तीसरे वाला गया खिड़की पे, उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। सर ने बोला तेरी 10th की मार्कशीट किधर है बे? उसने बोला सर मेरे पास में भी नहीं है। बोले चलता नहीं है? फिर वो बोले सर इनका चलता, मेरा क्यों नहीं चलता? ऐसा आप पार्शलिटी कर रहे हैं आप तो चलेगा नहीं सर। उसका सही है कि गलत है बताओ? वो थर्ड व्यक्ति का सही है कि गलत है? सही है वो अपनी जगह पर। बोले सर ये तो कास्टिज्म कर रहे हैं आप, ये गलत है, एजुकेशन है, ये सिस्टम है, इसमें कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो तीसरे व्यक्ति ने क्लेम क्या किया? बोले सर देखो 10th की मार्कशीट आपने उन दोनों को भी नहीं बोले, फिर मेरे टाइम पर ही आपकी वो वारंटी कंडीशन बन गई, और उनके टाइम पे आपकी कंडीशन को आपने वारंटी बनाया है। मतलब वो दोनों जब आए एडमिशन लेने, तो आपने 10th की मार्कशीट को एक्सक्यूज दिया, और अब जब मैं एडमिशन लेना चाहता, मेरे पास में भी 10th की मार्कशीट नहीं है, तो आप मेरे को बोल रहे कि नहीं नहीं कंपलसरी है ये लाना ही पड़ेगा। सर दिखता ना पार्शलिटी कर रहे। तो इधर एक चीज सर को सीखने मिल गई क्या? उन दोनों को भी 10th की मार्कशीट बोलो लाने का, और या तो फिर इसकी भी एडमिशन बिना 10th की मार्कशीट के एक्सेप्ट करो। क्यों? या तो कंडीशन को कंडीशन जैसा ट्रीट करो, या तो अगर एक बार कंडीशन को वारंटी बना दिया तो दोबारा उस वारंटी को तुम कंडीशन नहीं बना सकते। समझा ना? अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, बट अ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज। क्लियर है? हो गया डिफरेंस खत्म। मॉड्यूल चेक करो, इतने डिफरेंस लिखे हुए हैं, और ये लर्न करना है अभी। अभी करो फटाफट लर्न। और आप ऑलरेडी थोड़ा हैवी पढ़ चुके हैं ना अभी, तो अभी वो 4 पॉइंट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दो। अपन पहले इजी वाला पार्ट खत्म कर लेते, फिर वापस से आएंगे उसके ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाता, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि ऐसे कौन से सिचुएशन है जहां पर एक वारंटी सॉरी एक कंडीशन को वारंटी जैसा ट्रीट किया जा सकता है। समझ आया ना? ऐसा कौन से केसेस है? तो 4 केस है, उन चारों केसेस में आप कंडीशन को वारंटी जैसा ट्रीट कर सकते हो, मगर ये अपन अभी लर्न नहीं कर रहे, रीजन हैवी हो जाएगा। अपन इजी पार्ट पहले कर लेते हैं अब, ठीक है? आएंगे वापस उसके ऊपर, डोंट वरी। ध्यान दो इधर। तो कंडीशंस होती है दो टाइप की, एक रहती इम्प्लाइड और दूसरी रहती एक्सप्रेस्ड। बताओ दोनों में अंतर क्या है? एक्सप्रेस मतलब आप लिखोगे म्यूचुअली इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अग्रीमेंट बनाते वक्त आप इसमें मेंशन करोगे इन राइटिंग। समझा क्या? लेकिन इम्प्लाइड में आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि बाय वर्च्यू ये कंडीशंस जुड़ी हुई है। समझ आया क्या? देखो, अगर आप किसी होटल में या कैफे में खाना खाने या कुछ खाने गए हो, तो होटल वाले पे ऑटोमेटिक एक जिम्मेदारी आ जाती क्या? आपको फ्रेश फूड खिलाए, बासी नहीं। ये बोलने की बात है क्या? बोलना पड़ता क्या है उसको? अगर ये बोलना पड़ रहा तो तुम गलत रेस्टोरेंट में जा रहे हो। बराबर है कि नहीं? तो ये बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो ये कौन सी कंडीशन है? इम्प्लाइड। जहां बोलना ना पड़े वो इम्प्लाइड, और जहां बोलना पड़ रहा है वो एक्सप्रेस्ड। समझ आया? अब बोले सर फिर इम्प्लाइड कौन सी, कब, कैसे? तो ध्यान से, ऑब्जेक्ट दुनिया में वेराइटी ऑब्जेक्ट्स है, मतलब बहुत सारे हैं। तो अपन लिख देते हैं देयर आर वेराइटी ऑफ
ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट एक नहीं है। तो जब वेराइटी है ऑब्जेक्ट्स की, तो हर ऑब्जेक्ट की कंडीशंस अलग अलग होंगी। ऑब्वियस बात है, जब ऑब्जेक्ट ही अलग है तो हर ऑब्जेक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? बराबर है कि नहीं है? पक्का बोलो। क्रिप्टो की कंडीशंस बहुत अलग है, शेयर बाजार की कंडीशंस बहुत अलग है। हाँ, ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है कुछ कॉमन कंडीशंस दोनों में भी है, लेकिन क्रिप्टो एक अलग प्लेटफॉर्म है और शेयर मार्केट एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो शेयर मार्केट की कंडीशंस और क्रिप्टो मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव तो रहेंगे। ये बदलाव क्यों है? क्योंकि सर वो क्रिप्टो है और ये शेयर बाजार है। वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड है। वो अनरेगुलेटेड है, ये रेगुलेटेड है। सर उस पर कोई अथॉरिटी नहीं है, इस पे सेबी बैठा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बराबर ना? फर्क तो है दोनों में। तो जब दोनों के मेन बेसिक स्ट्रक्चर में ही फर्क है, तो दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो बोले सर जो ये इम्प्लाइड कंडीशन है ये डिसाइड कैसे होती? तो इम्प्लाइड कंडीशंस आर डिसाइडेड पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट इट इज, ऑब्जेक्ट क्या है, और दूसरा इस ऑब्जेक्ट का ऑर्डिनरी कोर्स क्या है। ऑर्डिनरी कोर्स, ध्यान से सुनो। नमक का ऑर्डिनरी यूज क्या है? टेस्ट, है ना? स्पेशल यूज क्या है? जले पे छिड़कना और जलाने के लिए। बराबर है? बराबर है कि नहीं? हाँ। वैसी दुनिया में सारी ही चीजों के दो यूज है। एक जो उसका मेन पर्पस है, मतलब ऑर्डिनरी यूसेज, और एक रहेगा नॉट ऑर्डिनरी यूसेज, मतलब स्पेशल यूज होगा। तो बहुत सारी चीजें घर में ऐसी है जो खा भी सकते और लगा भी सकते, है क्या? बोलो क्या? हल्दी, करेक्ट। और तेल, खाने का तेल भी काम में आता, कुछ चीजें ठीक करने के। अब आता। और और ऐसी कौन सी चीज है? हाँ 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 हाँ। और कुछ? और कुछ? क्या? ककड़ी, खाते भी और लगाते भी आंखों पे, देखा? एलोवेरा, खाते भी, लगाते भी, और उसकी दवाई भी बहुत पर्पस है उसके तो। लेकिन मेन पर्पस क्या है? मान लो मेन पर्पस है एलोवेरा का खाना, मान लो घड़ी भर के लिए। बराबर है? वो हो गया उसका ऑर्डिनरी पर्पस। क्या हो गया? ऑर्डिनरी पर्पस। तो ऑर्डिनरी कोर्स मतलब ऑर्डिनरी पर्पस हो गया। बराबर है? तो पहले तो ऑब्जेक्ट क्या है, इस बेसिस पे इंप्लाइड कंडीशंस तय की जाती, और दूसरा उसका ऑर्डिनरी पर्पस क्या है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का ऑर्डिनरी कोर्स क्या है, इस बेसिस पे भी कंडीशंस तय की जाती है। कौन सी वाली? इंप्लाइड। कौन सी वाली? इंप्लाइड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेस को तुम कहीं पे भी लिख सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है, वहां पर ऑब्जेक्ट या ऑर्डिनरी कोर्स नहीं देखा जाता। वहां मेरा मन है लिख दिया मैंने, ऐसा वाला है। तो वहाँ ऑब्जेक्ट और ऑर्डिनरी कोर्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। हाँ, कहाँ है? जहाँ बात हो रही इम्प्लाइड कंडीशंस की। इतना गया दिमाग में? पक्का? तो उसमें सबसे पहली इम्प्लाइड कंडीशन है एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल निकालो। कंडीशन एज टू टाइटल मिला क्या? इम्प्लाइड कंडीशंस का पहला कंडीशन एज टू टाइटल सेक्शन क्या है? 14A। 14A, लेकिन कौन से एक्ट का है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेक्शन 14, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है ये। और सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? कंसर्न, प्री कंसर्न। ठीक है? सो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे? कंडीशन एज टू टाइटल। अब जब मैं अजय से कोई चीज खरीदने गया, अजय की ही चीज है वो,
तो मेरा अधिकार क्या है कि वो अजय के नाम की ही चीज होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्टिव टाइटल। टाइटल का मतलब बताया था शुरुआत में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, क्या था? ओनरशिप, बराबर। टाइटल मतलब ओनरशिप। तो टाइटल मतलब ओनरशिप, तो अजय के पास में बेचते वक्त टाइटल होना चाहिए। ये मुझे अजय को बताने की जरूरत है या ये अजय को ऑब्वियस है? ऑब्वियस बात है। मतलब ये क्या हो गया? इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, कि सेलर के पास में वैलिड टाइटल होना चाहिए। ये है इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। अब ध्यान से सुनो, चैप्टर की शुरुआत में एक रूल पढ़ लिया, नेमो दैट कीवर्ड नॉट हैबिट, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जिसके पास जिस चीज का ओनरशिप नहीं है वो चीज वो बेच नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि उसके पास उस चीज की ओनरशिप, फुल राइट्स नहीं, बराबर है। तो इन शॉर्ट, इस फोन का ओनर मैं हूं, तो मैं ये फोन बेच सकता हूं? बिल्कुल बेच सकता, क्योंकि सर आपके पास इस फोन का टाइटल है, आप ओनर हो, फुल ओनर हो इस फोन के, और आपके पास में फुल राइट्स है। आपको जो चाहे इस फोन का आप यूज कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं ठहरा एक फोन का डीलर। क्या ठहरा? डीलर। ये फोन है मंत्री जी का। फोन किसका है? मैं क्या हूं? डीलर हूं। और ये फोन खरीदना चाहते हैं अजय जी। अभी क्या करें? मैं बेच सकता कि नहीं बेच सकता? मैं बेच सकता कि नहीं बेच सकता? मैंने बोला ना मैं डीलर हूं, तो मैं बेच सकता कि नहीं बेच सकता? हाँ। मैं क्यों बेच सकता, इसका वजह सुनो। मेरे को मंत्री जी ने बोला था आके, सर मेरे को फोन बेचना है, आप बेच के दो। समझा क्या? हाँ, ऑब्वियसली मंत्री जी ने मेरे को कंडीशन डाली थी, भाई सर देखो 10-12 हजार के नीचे मत बेचना, मेरे को इससे कम नहीं चाहिए। बोला 10 कि 12? बोले सर 12। 12 के नीचे मत बेचना, 12 के ऊपर बेच देना। आया तो कोई? अजय आया, अजय ने थोड़ा निगोशिएशन किया, सर 11.5 में कर दो ना। बोला देख, मेरे हाथ में नहीं है, जिसका फोन है उसने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला है 12 हजार। अजय बोले चलो डन, 12 हजार में दे दो। बेचू कि नहीं बेचू? बेच दू? बेच सकता? हाँ बेच सकता। क्यों? मैं एजेंट हूं, और मेरे को ये राइट्स किसने दिए? खुद ओनर ने दिए। समझा ना? तो चलेगा क्या ये? हाँ। तो टाइटल का मतलब सिर्फ ओनर नहीं होता, टाइटल का मतलब होता है पावर टू सेल। ठीक है? और ये पावर टू सेल ट्रांसफरेबल है। हाउ है? खुद ओनर अगर ये पावर मुझे दे तो मैं एक वैलिड सेल कर सकता हूं। वहां मेरा नाम डीलर नहीं, मर्चेंट, मर्केंटाइल एजेंट है। समझा क्या? वहां मेरा नाम है मर्केंटाइल एजेंट। समझ आया क्या? ऑथराइज्ड सेलर, ऑथराइज्ड रीसेलर, ऑथराइज्ड डीलर, ऐसे नाम देखते ना हम। ये ऑथराइज्ड वर्ड क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंपनी ने इन लोगों को बिठाया है कि हम आपको माल भेजेंगे, आपका काम है माल बेचना। समझा क्या? तो कंपनी डायरेक्ट मेरे को बिल बना के नहीं भेज रही, कंपनी माल भेज रही, बोले बेच, पैसे आएंगे हमको दे देना, हम तेरे को तब बिल भेज देंगे। तो मेरे पास में गुड्स आ रहे, हाउ आ रहे, पोजेशन आ रहा, हाउ आ रहा, किसके विल से आ रहा, इच्छा से आ रहा, कंपनी अपनी इच्छा से भेज रही। करेक्ट? कंपनी ने क्या बोला, ये माल आप बेच सकते हैं, मेरे पास एक और अधिकार आ गया माल बेचने का। जबकि मेरे पास में अभी तक के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आया नहीं है, बिल रिसीव नहीं हुआ मेरे को कंपनी से अभी तक, फिर भी कंपनी बोल रही बेचो, बोले कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने राइट्स ट्रांसफर किए थे मुझे, कंसाइनर ने कंसाइनी को राइट ट्रांसफर किए थे, काय के? माल फर्दर सेल करने के। बराबर है? समझा क्या? तो टाइटल का मतलब सिर्फ खुद ओनर नहीं है, टाइटल का मतलब मर्केंटाइल एजेंट भी हो सकता है। लेकिन सर ये हो गई ड्यूटी किसकी? सेलर की और मर्केंटाइल एजेंट की, कि वो कब बेच सकते हैं? जब उनके खुद के पास वैलिड टाइटल होगा तो वो बेच सकते हैं। ये उनकी ड्यूटी है, जो कि किसका अधिकार है? बायर का। बायर को एक वैलिड टाइटल मिलना चाहिए। समझ गया? तो ये जो कंडीशन है, ये किसके फेवरेटिज्म से है? बायर के। किसके फेवर में ये सारी कंडीशंस? बायर के फेवर में। और ये कंडीशंस आप लगा किस पे रहे? सेलर पे।
ये कंडीशंस ड्यूटीज किसके लिए है? सेलर के लिए ड्यूटी है ये कंडीशंस, और यही कंडीशन बायर के क्या है? अधिकार। कुछ बात समझ आई? पक्का? पक्का गया दिमाग में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो कंडीशन एज टू टाइटल इज द राइट ऑफ बायर, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू प्रोवाइड अ वैलिड टाइटल टू द बायर। क्लियर है? अब उसमें आता है एक एग्जाम्पल ट्रैक्टर का, बराबर, बट मैं वो अपने ऊपर लेके बताऊंगा। तो मैंने रिसेंटली नया नया एक ट्रैक्टर खरीदा, नया नया एकदम ब्रांड न्यू शोरूम से खरीदा। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट सब जमा किए करा। अब आदत है, इंडियंस है हम, पूजा पाठ वाले लोग हैं, क्या करते, ट्रैक्टर घर में आया नहीं, शुभ लाभ का स्टिकर लगा दिया आगे और पीछे। फिर वो ट्रैक्टर के ऊपर छत के अंदर लगा दिए भगवानों के फोटोज। हनुमान जी आ गए, श्री राम भगवान आ गए, कृष्ण भगवान भी आ गए, लक्ष्मी जी आ गई, सब आ गए, सब ट्रैक्टर के अंदर आ गए। बोले यूनिकनेस क्या है? बोले मेरे ट्रैक्टर दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करेगा? तो मैंने पीछे लिख दिया बड़ी लांचा गिफ्ट, लिख दिया पीछे, है ना? हाँ। अभी मेरा ट्रैक्टर डिफरेंशिएट होता, मतलब दूर से देखो तो मैं पहचान सकता, हाँ ये वाला मेरा है, क्योंकि ट्रैक्टर सारे ऑलमोस्ट लाल कलर के ही है। हाँ, तो डिफरेंशिएटर ये है। एक रात में सोया, खेत से ट्रैक्टर गायब हो गया। मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, लेकिन मैं बहुत मायूस हूँ भाई, ट्रैक्टर गुम गया, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ठीक है, 2-3 महीनों के बाद ट्रैक्टर मेरे को गांव के बाहर खड़ा मिला, और उसके ऊपर बैठा था एक आदमी। मैंने पहले दूर से देखा, क्या क्या चेक किया, शुभ लाभ चेक किया, सामने और पीछे है क्या, हाँ है। फिर पीछे देखा बड़ी लांचा गिफ्ट, हाँ लिखा हुआ है। मैं अंदर झाँक के देखा, वही सारे फोटो लगे हुए, वही सीक्वेंस में। भाऊ ये ट्रैक्टर तो अपना ही चाहिए। और जो इसके अंदर बैठे हुआ है वो गया, उसकी कॉलर पकड़ के उसको घसीटा नीचे, कहा, चल उतर। वो झगड़ने लग गया, वो क्या क्या भाऊ क्या हो गया, ऐसा वैसा। मैं बोला ये मेरा ट्रैक्टर है। बोले क्या कुछ भी, मतलब क्या रास्ते में आप जिस चीज पे हाथ रखेंगे वो आपकी हो जाएगी क्या? ऐसा थोड़ा रहता। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, ये है एक्चुअली मेरा, मेरे पास कागज है इस चीज के। तो वो ट्रैक्टर पे जो बैठा था वो बोले नहीं नहीं मेरा ट्रैक्टर, मैंने अभी पैसे देके खरीदा। तो बोले तूने नया खरीदा सेकंड हैंड खरीदा? वो बोले सेकंड हैंड खरीदा। तो तेरे पास कागज है क्या? बोले यार कागज नहीं दिए उसने। तो मैं बोला फिर क्यों खरीदा तूने? तो बोले वो सस्ते में बेच रहा था, मैंने खरीद लिया लालच में। मैं बोला ये ले कागज, जा पुलिस स्टेशन वेरीफाई करा ले कि ये कागज ओरिजिनल है कि नहीं है। तो हम दोनों गए पुलिस स्टेशन, कागज वेरीफाई कराए, सही में कागज वैलिड निकले। तो ट्रैक्टर मेरे को तो मिल गया। मैं अपना ट्रैक्टर लेके घर को, उसको ताला वाला मार के रख दिया, अपनी जाता चोरी। ये बेचारा ठन ठन गोपाला, बोले खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चारा ना, पैसे गए बोले। वो ढूंढ रहा जिससे उसने खरीदा, उसको जाके वो मिल गया। अब वो मिला, उसको 2 चपट लगाई। बोले साले चोरी की करता, हाँ? चोरी का माल बेच रहा है सबको, लोगों को ले जाके। अब यहाँ पे उसने उसको चोर क्यों बोला डायरेक्ट? क्यों बोल पाया वो डायरेक्ट चोर? उस इंसान के पास जिसने उसको बेचा था, उसके पास में वैलिड टाइटल नहीं था, बरोबर। अगर होता तो पेपर देता, पर पेपर दिया क्या? नहीं, पेपर नहीं दिया, मतलब टाइटल नहीं था, इसके लिए पेपर नहीं दिया। अब मेरे पास वैलिड टाइटल है, तो मैंने ट्रैक्टर वापस ले लिया, मैं ले सकता, मेरे को मिल गया ट्रैक्टर वापस। फंसा कौन? वो पर्सन बीच में। अब वो पर्सन उससे पैसे क्लेम कर सकता कि नहीं कर सकता? हाउ कर सकता? मिल गया अगर तो कर सकता, वैसे तो मिलने के चांस 0 हो जाते, क्योंकि कोई चोर टिकता नहीं इतनी देर तक, वो भग जाता तुरंत। समझ आ गया सिचुएशन? दिस इज कंडीशन एज टू टाइटल। क्लियर? पक्का? सेक्शन क्या है? 14A। दूसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू सैंपल या डिस्क्रिप्शन, क्या है? सेल बाय सैंपल है कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन है? डिस्क्रिप्शन है क्या? पढ़ा है तुमने डिस्क्रिप्शन? बताओ कब? टाइप्स ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या रहते हैं? आप बताते मेरे को ये चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन देते।
14 प्रो 256 GB ब्लैक कलर का ही होता, दे दिए डिस्क्रिप्शन। अब जब वो सेलर आपको गुड्स सप्लाई कर रहा, तो गुड्स आपके डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए। उसने डब्बा लाया, 14 प्रो का लाया, 256 GB है, कलर येलो ला लिया, लेंगे क्या तुम? एक्सेप्ट करना तुमको है, एक्सेप्ट कर लिया अगर तुमने तो तुम्हारे ऊपर बाउंडेशन है, लेकिन तुम रिजेक्ट भी कर सकते हो। क्यों? द गुड्स डू नॉट मैच विद द डिस्क्रिप्शन। समझ आया? इन शॉर्ट यहां पर भी ये कंडीशन मेंशन कौन कर रहा था? बायर। कि भाई बायर ने जो चीजें मांगी थी वो उसमें होनी चाहिए। तो सेलर का काम क्या है? वही चीज प्रोवाइड करे जो बायर ने डिस्क्राइब की थी। समझ आया? ये दोनों भी पढ़ के देख लो अभी अभी के अभी। क्या क्या है? पहला था कंडीशन एज टू टाइटल, दूसरा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन के अंदर सेक्शन क्या है? 15, सिर्फ 15 है? पक्का? ठीक, लर्न कर लो फटाक से। इफ द सेलर्स टाइटल टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, तो क्या कर सकते हैं आप? गुड्स वापस कर सकते हैं और पैसे वापस ले सकते हैं। समझ आया? पक्का? अब नीचे दिया हुआ एक एग्जांपल है, डायरेक्ट वो पढ़, एक ट्रैक्टर वाला एग्जांपल है। ए परचेस्ड, तो मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था उसमें ट्रू ओनर कौन था? क्योंकि मेरे पास में सारे कागजात है और मैंने होके तो ये बेचा नहीं था, उल्टा मेरा ट्रैक्टर गया था चोरी। तो जिसने भी खरीदा उसने चोर से खरीदा, बराबर है ना? लेकिन अगर मेरे को ऑन स्पॉट मेरा ट्रैक्टर मिल गया, दिख गया वो मेरा ट्रैक्टर है और सारी चीजें वेरीफाई हो रही, तो मैं अपना ट्रैक्टर वापस ले सकता या नहीं? हाँ, जैसा कि एग्जांपल मैंने बताया था कि मेरे को तो ट्रैक्टर तुरंत मिल जाएगा। क्यों? मेरे पास में उसका वैलिड टाइटल है एंड आई एम द ट्रू ओनर ऑफ द ट्रैक्टर। समझ आया? बोल। फेक तो मैंने वही बोला ना, टाइटल प्रूव हुआ, पेपर सही थे सारे। आगे। फॉर द रिकवरी ऑफ द परचेज प्राइस, समझा नहीं मेरे को? मेरे केस में 3 लोग थे या 2 ही लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन? एक मैं, ट्रू ओनर, दूसरा जो मेरे को मिला ट्रैक्टर पे बैठा हुआ वो, और तीसरा जिसको उसने बेचा था, मतलब जो बैठा था ट्रैक्टर पे वो खरीदार था और उसने किसी चोर से खरीदा था, तो मतलब तीसरा पार्टी हो गई चोर। तो मैं क्या क्लेम कर सकता? ट्रैक्टर। तो मेरे को ट्रैक्टर मिल गया, आई एम डिस्चार्ज, मेरा काम खत्म। अब पैसे के लिए फंसा कौन? वो जो ट्रैक्टर पे बैठे हुआ मिला था वो फंस गया बेचारा। तो वो किससे क्लेम कर सकता? चोर से, मेरे से नहीं। मेरे से कैसे क्लेम करेगा? मेरा ही ट्रैक्टर था। तो वो किससे क्लेम कर सकता? चोर से। चोर मिलता है तो किस्मत है उसकी। आगे। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15। बाय डिस्क्रिप्शन मतलब आप डिस्क्रिप्शन से गुड्स बेच रहे हो तो सेलर के ऊपर ये कंडीशन है कि जो गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए। वही लिखा हुआ है, shall correspond to the description, मतलब the goods shall match with the description। आगे। cannot accept beans, बराबर है, यही है। तो मैं इजी एग्जांपल देता। तो मैंने डब्बा खरीदा 14 प्रो 256 GB ब्लैक कलर, उसके ऊपर प्रिंटेड है ये सब, डब्बे के ऊपर रहता सारा स्पेसिफिकेशन। तो डब्बा खरीद लिया, फिर मैंने धीरे से वो खुशी के मारे आराम आराम से वीडियो निकाला, फिर वो अनबॉक्सिंग किया उसका। तो फोन जैसे ही हाथ में लिया और फोन पलट के उसके पीछे की स्किन निकाली, मैं शॉक। मैं बोला ये येलो कलर, मतलब मैंने कौन सा लिया था? मैंने फिर से डब्बा चेक किया ना, डब्बे पे क्या लिखा हुआ? ब्लैक लिखा हुआ है। बोला फोन कौन सा? येलो। वापस कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता। क्यों? द गुड्स डू नॉट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन काय पे लिखा हुआ था? डब्बे पे, डब्बे पे लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन, और गुड्स मेरे हाथ में है। तो गुड्स जो है उसका जो कलर है वो मैच नहीं कर रहा जो डब्बे पे लिखा हुआ है कलर उससे। डब्बे पे लिखा हुआ है ब्लैक, फोन दिख रहा है येलो, मैं एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं हूं। आई कैन रिजेक्ट दिस प्रोडक्ट टू द सेलर अगेन। क्यों? द गुड्स डू नॉट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। बट समझा अभी? क्लियर है पॉइंट? पक्का? आज का सेशन यही रोकते, धन्यवाद, टेक केयर, सायनारा।